हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे खान ग्लोबल स्टडी केजीएस का टेस्ट नंबर 19। इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं ना, मैं अपने प्लेलिस्ट पे डाल दी हूं, तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी हमारा सिस्टम थोड़ा ख़राब हो गया है, जिस टाइप से मैं वीडियो बनाती थी ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो अभी मैं मोबाइल से बना रही हूँ, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको बता दें फ्रेंड्स कि 17वीं बीपीएससी का बहुत सारे वैकेंसी आ चुके हैं और 28 से वो हमारा फॉर्म फिल भी होने लगेगा। तो अभी आप जितने हो सके रिविजन कीजिए और टेस्ट दीजिए फ्रेंड्स, वो काफ़ी हेल्प होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 19। इससे पहले एडुटेरिया का टेस्ट, एडुटेरिया का जुनून, आधार और अभी अभ्यास टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो भी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज भी है और परम आईएएस का भी टेस्ट सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है ये बाइलिंगुअल होगा फ्रेंड्स, और आज हम लोग ना हिंदी से लेकर के चलेंगे, हिंदी का क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। तो पहला है, किस प्रसिद्ध कलाकार ने 1857 में प्रसिद्ध पेंटिंग द रिलीफ ऑफ लखनऊ बनाई थी? तो किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस जॉन वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विद्वान ब्रिटेन और भारत के बीच औपनिवेशिक संबंधों पर केंद्रित हिंद अन्य ब्रिटानिया नामक महान पुस्तक के लिए जाना जाता है? तो किसका है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईचाराम सूर्यराम देसाई, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जहाँ पे हमें ये करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, वहाँ पे मैं कर दूंगी, क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन था तो उसमें डिस्क्राइब करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं करी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से ब्लू वाटर पॉलिसी नीति किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा की गई थी? तो ये फ्रांसिसो डी अल्मीडा किया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा। और ये फ्रांसिसो डी अल्मीडा है ना, वो आपको पुर्तगाली का पहला गवर्नर था, और ये 1505 में ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या था? तो सुरक्षा ना होकर के पुर्तगाली वाणिज्य हितों को स्थापित करना था उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, आंग्ल डच प्रतिद्वंद्विता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कथन क्या दिया हुआ है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 17वीं शताब्दी के दौरान एशिया और अमेरिका में स्थापित मार्गों और औपनिवेशिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करना था। और वेस्टमिंस्टर की संधि 1674 से तृतीय आंग्ल डच युद्ध समाप्त हुआ और न्यू एम्स्टर्डम की डच कॉलोनी पर अंग्रेजी नियंत्रण की पुष्टि हुई, जिसका नाम बदल कर न्यूयॉर्क कर दिया गया था। तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स। ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये इसमें आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में सती प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा पहला है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया था। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट है, और ये कब किए थे? तो मुगल सम्राट ने 1663 ईस्वी में इन्हें फरमान जारी किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहले यूरोपीय थे। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल सती विनिमय 1829 के माध्यम से भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि लॉर्ड डलहौजी ये नहीं किए थे, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे विलियम बेंटिक किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक ने ही 1829 में बंगाल में सती विनिमय अधिनियम जो 1829 के माध्यम से सती प्रथा को समाप्त कराया था, ठीक है। इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत ही उसमें हाथ रहा था, तो ध्यान रखिएगा, उनके प्रयासों की वजह से ही ये समाप्त हो चुका था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, बहादुर शाह प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? तो इसमें तो खफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, उन्होंने मराठों, राजपूतों और जाटों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी। तो ये भी सही है फ्रेंड्स, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम कब आए थे? तो औरंगजेब की जो 1707 में मृत्यु हुई थी, उसके बाद वो गद्दी पे बैठे थे, जो 1712 तक बने थे
थे। और वो उन्होंने ही ऐसे मराठा और राजपूतों और जाटों के प्रति शांतिपूर्ण स्थिति निभाई थी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो इसका दोनों आंसर सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसफ उद दौला ने वर्ष 1784 में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था, तो ये बिल्कुल सही है। और सवाई जय सिंह ने जयपुर में गुलाबी शहर का निर्माण किया था, तो ये भी सही है। तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो शासकों और कुलीनों का पतन बिल्कुल सही है। किसी भी साम्राज्य को समाप्त होने के लिए वहाँ पे कुलीनों का पतन होता है। यूरोपीय लोगों का आगमन, ये भी सही है। सेना का ह्रास और जमींदारों की निष्ठा में बदलाव, तो ये चारों होता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बघेरा विद्रोह का सटीक वर्णन कर रहा है? तो बघेरा विद्रोह का तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यह विद्रोह 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के खिलाफ मराठों के नेतृत्व में हुआ था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि बघेरा विद्रोह 18वीं शताब्दी में नहीं होकर के 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये पहले ही गलत हो गया कि 18वीं शताब्दी में ये नहीं हुई थी। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुजरात में बघेरा समुदाय द्वारा विद्रोह किया गया था। तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि बघेरा कहाँ पे हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही हुआ था। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी, बाकी ये दोनों कथन गलत होगा। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन से कारण था? कारण देख लेते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। ठीक है। तो भुगतान और पदोन्नति में भेदभाव, तो बिल्कुल सही। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार, तो ये भी सही है। और विदेशी सेवा भत्ता देने से सरकार का इनकार, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। क्योंकि किसी भी विद्रोह का फ्रेंड्स एक कारण नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। उसके लिए विभिन्न कारण होते हैं जो उत्तरदायी होते हैं, उसके विद्रोह के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या है? इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह किए थे। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन अगर जहाँ पे बोलेगा ना, तो ये 1928 में ही हुआ था। और अगर बोलेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सिर्फ सोशलिस्ट अगर यहाँ पे नहीं डालेगा, तो ये 1924 में हुआ था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। और 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी सहित कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों को शामिल किया गया था। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स इसमें बता दूं कि ये जो हमारे आंसर शीट है ना, उसमें लिखा है कि ऑप्शन बी ही ऑप्शन सही माना है, जिसमें दूसरा सही माना है और पहला गलत माना है। उसमें जो एक्सप्लेनेशन बोला है कि 1928 में बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह नहीं कराए थे। मूल रूप से राम प्रसाद बिस्मिल का अशफाक उल्ला खां और अन्य के द्वारा 1928 में हुई थी। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि अशफाक उल्ला खां राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु 1927 में ही हो गई थी काकोरी कांड की वजह से। तो वो तो होना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर इसमें आ जाता कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो वो क्वेश्चन सही हो जाता। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर में भी कभी कभी रॉन्ग होता है। तो जितना हमसे हो पाता है, जितना हमसे क्वेश्चन समझ में आ जाता है, जितना हमें पता चल जाता है, उसको मैं सॉल्व सही करवा देती हूँ। तो ध्यान रखेंगे। एक फ्रेंड्स मुझे बता रही थी कि मैम आप PDF को ना पेड भी कर सकते हैं। आपके पास मतलब थोड़ी सी फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो आप पेड आप कर लीजिए, तो मैं उसमें भी बाय कर लूँगी, ले लूँगी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं उस तरीके से मैं PDF तो नहीं बेचना चाहूँगी। मैं फ्री में ही अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी PDF वगैरह। अगर आप मुझे कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन करके या फिर सुपर थैंक्स करके कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है,
इस गवर्नर जनरल ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो अगर आपको अच्छे से हिस्ट्री पढ़े होंगे तो बस इतने लाइन से आप क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन आगे भी आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना है कि आगे में क्या ट्रिक दिया हुआ है। लेकिन पहला ही है कि इस गवर्नर जनरल ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया गया था और आंतरिक व्यापार को विनियमित करते हुए दस्तक या निःशुल्क पास प्रणाली को समाप्त कर दिया। उन्होंने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त उन्होंने एक समान प्रीपेड डाक प्रणाली भी शुरू किया था। तो ये सब किसके बारे में बोल रहा था फ्रेंड्स? तो ये इसके बारे में जो वारेन हेस्टी है ना, उनके बारे में ये सारी कहानी बता रहे थे, क्योंकि वारेन हेस्टी के समय में ही कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी और उन्होंने ही द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो महार सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंबई क्षेत्र में हुआ था, महाराष्ट्र क्षेत्र में फ्रेंड्स। और उसमें जो अछूतों लोग को पानी, नदी या कुएं से जो पानी पीने के लिए मना कर दिया जाता था ना, तो उसके वजह से ये किए थे। और ये कौन किए थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व समाचार पत्र इंडियन स्पेक्टर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेरहाम एल मालवारी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 14 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आदिवासी नेता तिलक मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उसका वास्तविक नाम धरती आबा है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि धरती आबा किसे बोला जाता था फ्रेंड्स? तो ये जो उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह कर किए थे ना, तो उनको कहा जाता है, ना कि इनको धरती आबा कहा जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ना कि तिलक मांझी को। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है, उन्होंने गुलेल का उपयोग करके ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टस क्लीवलैंड को मार डाला था। तो ये बिल्कुल सही है। उन्हें पकड़ लिया गया और 1784 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, उनकी हत्या तो कर दी गई थी, लेकिन 1785 में की गई थी, तो वो भी गलत था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछ रहा था सत्य कथन का चयन करना है, तो केवल इसमें बी सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमण में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 1904 में हुआ था। और इस टाइम कौन से गवर्नर जनरल थे? तो इस टाइम जो वायसराय थे वो कर्जन थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और कर्जन के टाइम में ही बंगाल विभाजन हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। दीपावली घोषणा 1929 में किया गया था फ्रेंड्स, जो इरविन के टाइम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जो इरविन आए थे उन्होंने ही दिवाली घोषणा किया था, और वो दिवाली घोषणा की वजह से क्या हुआ? तो ये छुट्टियां दी गई थी, सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया गया था। और इल्बर्ट बिल विवाद कब हुई थी? तो इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुई थी। 1883 में कौन थे? तो 1883 में रिपन जी थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हो गया 3, उसके बाद हो गया 1 और उसके बाद 2। तो इसमें कौन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, स्वामी नारायण संप्रदाय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन क्या है? तो सहजानंद स्वामी ने इस आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में की थी और यह ईश्वर के प्रति संपन्न नैतिक अनुशासन और सामुदायिक सेवा पर जोर देता है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। सहजानंद स्वामी है, सहजानंद सरस्वती नहीं है। अगर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मैं जब दे रही थी ना, तो ऐसे मेरा दिमाग में पहली बार क्लिक किया था कि सहजानंद सरस्वती तो किसान से रिलेटेड, किसान आंदोलन से रिलेटेड थे, तो ये तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखेंगे। और इस आंदोलन ने पूरी तरह से मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वैष्णव धर्म की प्रथाओं का विरोध किया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इसका पहला तो क्वेश्चन सही हो गया, दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है।
नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है कि इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और चोरी को बढ़ावा दिया था। पहले ध्यान रखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुई थी, तो ये हुई थी 1934 में। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। और इसके सचिव और अध्यक्ष के बारे में भी पूछता है। तो सचिव जयप्रकाश नारायण थे और आचार्य नरेंद्र देव क्या थे, तो ये थे अध्यक्ष थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो ये गलत है फ्रेंड्स, किसी भी संगठन का ये उद्देश्य तो नहीं था। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को स्थापित करना, तो ये भी गलत है। इसने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की वकालत की थी, तो ये भी गलत है। क्योंकि जो भारत में जो हिंदू लोग का या फिर जो भारत में संगठन हुई थी ना, बहुत कम ऐसे संगठन है जो भारत को तोड़ने की बात हुई थी या फिर वोटिंग अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग हुई थी। ठीक है, तो इसमें ये क्या करते थे, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एकजुट रहने की कोशिश करते थे, तो ये अलग करने की कोशिश नहीं करते थे। तो ये इसमें सही कथन पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 1930 में नमक कानून को चुनौती देने के लिए तंजौर तट तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर करेंगे ना, तो ये जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपाल 1930 में, अप्रैल 1930 में तंजौर तट पे मार्च का आयोजन किए थे, जो दांडी मार्च हुआ था ना, नमक कानून का उल्लंघन किए थे। तो ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वह एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेत्री थे जिन्होंने 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के 52वें अध्यक्ष रूप में कार्य किया था। वह भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए जानी जाती है। तो आपको पहले ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि जो आईएनसी था ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। पहला बनी थी 1917 में एनी बेसेंट बनी थी फ्रेंड्स, ये कलकत्ता जो अधिवेशन हुई थी वहाँ पे। दूसरा बनी थी सरोजिनी नायडू, जो भारत की थी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसी महिला है जो कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। तो अगर सिर्फ महिला ऐड करेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगी, लेकिन अगर भारतीय ऐड करेंगे तो सरोजिनी नायडू जो 1925 में कानपुर में अधिवेशन किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और तीसरी महिला थी नेलिन सेनगुप्ता। नेलिन सेनगुप्ता कब की थी, तो 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जो 52वां अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने निम्नलिखित में से कौन से कार्रवाई की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रैतवाड़ी क्षेत्र में राजस्व का भुगतान न करना, तो ये बिल्कुल सही है। और जमींदारी क्षेत्र में गैर चौकीदारी कर का अभियान करना, मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन करना, ये तीनों था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 21 का सी। ठीक है, सभी सही है। नेक्स्ट है, हार्टोग समिति के निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें थी। तो इसने भारत में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के स्थान पर इसकी गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। इसने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा पूरे देश में पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये गलत है फ्रेंड्स, ये अंग्रेज लोग इतना नहीं उदारवादी हो पाते थे, तो इतना नहीं कर सकते थे। तो ऐसा नहीं था, उनका प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को सीमित करने पे अधिक ध्यान दिए थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, न कि निःशुल्क और पूरे देश में फैलाना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहला इसमें सही होगा, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा ए। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। आपका बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि मैम आप वीडियो नहीं बना रहे हो, आप वीडियो रोक दिए हो। तो मेरा सिस्टम ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर मोबाइल से भी बन जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें गोलमेज सम्मेलन में बहुमत प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी, तो ये सही है। और राजनीतिक कैदियों के लिए सामान्य क्षमादान और सुलह की नीति अपनाई जानी थी। तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 23 का आंसर सी। और कब हुआ था फ्रेंड्स, तो दिल्ली घोषणा पत्र 1929 में हुई थी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 की कमियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि मताधिकार अत्यंत सीमित था, तो बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होता था कि मुस्लिम मताधिकार संपत्ति, शिक्षा और आर्य की योग्यता पे अधिकार पे मताधिकार दिया जाता था, तो वो तो सही है। केंद्रीय स्तर पे विषयों का विभाजन असंतोषजनक था, तो ये भी सही है, क्योंकि 1929 से ही जो प्रांत में था द्वैत शासन लागू कर दिया गया था, तो उसमें तो डिफाइन कर दिया था, लेकिन केंद्र में जो चलता था ना, जो काम कार्य वगैरह था, तो उसमें विभाजन अच्छा से नहीं किया था। नेक्स्ट है केंद्रीय स्तर पे विधायिका के पास वायसराय और उनकी कार्य परिषद का पर कोई अधिकार नहीं था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति आर्कटिक होम ऑफ वेदास से संबंधित है? तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास से बाल गंगाधर तिलक संबंधित है फ्रेंड्स, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि जो पुराने में जो आर्य समाज आए हैं ना, आर्य लोग आए थे, वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे, ऐसा उनका मानना था, तो उनसे संबंधित बाल गंगाधर तिलक हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसह्यूमन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पशुओं को चारागाहों पर ले जाने का मौसम चक्र ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर लोगों का पलायन, बड़े पैमाने पर पशु चिकित्सा फर्मों की स्थापना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए फ्रेंड्स। ट्रांसह्यूमन का मतलब है कि पशुओं को चारागाहों पर ले जाने का मौसम चक्र, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि गर्मियों में पशुओं को चारागाह के लिए ऊंचे स्थान ठंडे क्षेत्र में ले जाया जाता था, सर्दियों में ऊंचे से नीचे स्थान पर लिया जाता था, तो इस तरीके से ट्रांसह्यूमन के संबंध में है एक कथन, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है खाद्य जाल में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादकों की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन है? तो क्या उपयुक्त वर्णन है? तो वे जीव जो ऊर्जा के लिए अन्य जीवों का उपयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। वे जीव जो मृत पदार्थ को विघटित करते हैं, तो ये भी गलत है। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की कह रहा है, तो ये सही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो सही, ये सब गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे उपयुक्त वर्णन बोल रहा है, क्योंकि अभी ना अभी क्या हुआ है कि अभी पैटर्न चेंज हो गया है, और अभी मतलब पहले क्या था कि ऑनलाइनर क्वेश्चन पूछ देता, तो अभी इसमें कि सारे तो सही है, लेकिन सबसे अच्छा कौन इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गाडगिल समिति 1962 और कस्तूरी रंजन समिति 2013 ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे को मुख्य रूप से संबोधित किया था? तो पहले आप यही ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि पहले अभी कभी क्या कहता है ना कि पूछ लेगा कि गाडगिल समिति कब हुआ था, कस्तूरी रंजन समिति कब हुआ था, तो इस तरीके से पूछ लेता है। तो गाडगिल समिति 1962 और कस्तूरी रंजन समिति 2013 में हुआ था। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? तो इसका था पर्यावरण संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन। ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ना फ्रेंड्स, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और पश्चिमी घाट क्षेत्र के प्रबंधन को संबोधित करने के लिए की गई थी। इन दोनों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? तो 1986 में किया गया था केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन में फ्रेंड्स सी था, तो आप हमको बताएंगे सी कैसे होगा, क्योंकि अगर मैं नेट पे भी सर्च करी हूँ तो सी ऑप्शन नहीं, सी और डी ही ऑप्शन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से किसका गठन हुआ था? तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी मेरे हिसाब से, लेकिन ऑप्शन में सी था, तो मैं वो भी बता दे रही हूँ, आप अगर एक बार देख भी लेंगे। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है, ये बिल्कुल सही है। और यह रीफ संरचना अरबों छोटे जीवों द्वारा निर्मित है, जिन्हें कोरल पॉलीप्लस से के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे सही कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासन की संसदीय प्रणाली का गुण है?
तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, उत्तरदायी सरकार और निरंकुशता को रोकना, ये तीनों है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हमारा प्रखर बैच भी चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें जो एडिटोरिया का है उसमें करंट अफेयर और साथ ही साथ अल्टरनेट डे में करंट अफेयर रहता है, और साथ ही साथ भी मॉडर्न हिस्ट्री का रिवाइज चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। उसका भी पीडीएफ हमें मिल रहा है, लेकिन पीडीएफ मैं डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ पीडीएफ फॉर्म में। हाँ, मैं डाउनलोड कर रही हूँ लेकिन वो एप्लीकेशन में ही रह रहा है, तो मैं उसको अभी करवा नहीं पा रही हूँ फ्रेंड। मैं ट्राई करूँगी, अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर करवा दूँगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स बता रही हैं कि करवाने के लिए। और अगर आपको पता होगा कि एप्लीकेशन से कैसे डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में लाया जाता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि वो मेरा क्लास परचेज किया हुआ है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। दूसरा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर पारित होना अनिवार्य है। तो 1 महीने नहीं है फ्रेंड्स, ये 2 महीने के भीतर पारित होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो अनुच्छेद जो वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद है 360, और जो भी भारत में अभी पर नहीं लगा है फ्रेंड्स, और वित्तीय आपातकाल लगाने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, ध्यान रखेंगे। और ये सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, जो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 50% सदस्य का बहुमत होता है, ध्यान रखेंगे। और ये 2 महीना होता है फ्रेंड्स, ना कि 1 महीना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी में भी यहाँ पे सही पूछ रहा है कि सही कौन सा है। तो इसका उल्लेख कार्यविधि नियमों में किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया कि कार्यविधियों में है। दूसरा है यह प्रश्नकाल की तुरंत बाद की अवधि होती है, जिसके दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व को उठा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। शून्यकाल के दौरान सदस्यों को विधेयकों और प्रस्तावों पर बहस करने की अनुमति होती है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे पहले ही पूछ रहा है कि पूर्व सूचना अगर बिना पूर्व सूचना के मुद्दों पे उठाया जाता है शून्यकाल में, तो ये विधेयक को प्रस्ताव क्या होता है, तो ये तो सबको बता के किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ लेते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि न्यायपालिका कानून की सटीक शब्दावली का बारीकी से पालन करती है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और न्यायपालिका ऐसे निर्णय लेती है जो सक्रिय रूप से सार्वजनिक नीति को आकार देते हैं और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं, तो ये तो सही है। तीसरा है अब इसमें ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, इसमें कूट नहीं दिया गया है, तो मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ, आपको अगर समझ में आएगा तो। मेरे हिसाब से तो 2 ही है। और न्यायपालिका नीति को प्रभावित किए बिना कानून की व्याख्या करने तक अपनी भूमिका को सीमित रखती है, तो ये सीमित वाली ऑप्शन है, तो ये गलत है। और न्यायपालिका जनहित याचिका PIL की सुनवाई करने से इनकार करती है, तो ये भी गलत था। इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का बी, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्यकारी शक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कार्यकारी शक्ति होता है, क्षमादान शक्ति होता है, स्वयं विवेकाधिकार शक्ति होता है, इत्यादि होता है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, तो ये कार्यकारी शक्तियों में शामिल है फ्रेंड्स। इसका आंसर ये तो पहला सही है। दूसरा है राज्यपाल संवैधानिक विवेक का प्रयोग करते हुए राज्य की विधानसभा में विश्वास मत सिद्ध न कर पाने के लिए की स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि कार्यकारी शक्तियों के बारे में पूछ रहा था, तो ये पहले ही बोल दिया है कि संवैधानिक विवेक का प्रयोग करके, तो ये विवेक का अधिकार में आता है, न कि कार्यकारी अधिकार में आता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्प्रेषण रीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है
इसे किसी मामलों को समीक्षा हेतु निचली अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए जारी किया जा सकता है। दूसरा है इसे केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट का रीट कितनी में होता है, तो ये 32 के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करते हैं। और हाई कोर्ट 226 के अनुच्छेद की वजह से रीट जारी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रीट का। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो ये सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्य 6 सालों की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो फ्रेंड्स 6 सालों के लिए पहले था, अभी 6 सालों से 3 वर्ष कर दिया गया। 6 साल से आधा मतलब 3 वर्ष का कर दिया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 2019 में किया है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत क्या किया है, तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित है, तो अनुशासन समिति, कानून सहायता समिति, कार्यकारी समिति और कानून शिक्षा समिति, ये चारों है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन देखना है फ्रेंड्स 39 का। तो इसमें है, परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद गठित एक अस्थायी निकाय है। तो अस्थायी निकाय नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी जरूरत होती है तभी परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है। परिसीमन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए निर्वाचित क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये सही है। परिसीमन आयोग के निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। तो नहीं है फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का बी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि राज्यसभा का पादेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और इसी की वजह से उनको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाता है उपराष्ट्रपति के सभापति के तहत ही दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें है, पहला कह रहा है कि सदन के संचालन से संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया नियमों की व्याख्या करने में उनका निर्णय अंतिम होता है। तो बिल्कुल सही है। और वह तय करते हैं कि राज्यसभा के किसी भी सदन को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं। तो ये भी सही है। इसमें दोनों कथन सही है, फिर सही कथन ही चुनना था। इसका आंसर हो जाएगा सी। और दल बदल ये बहुत बार पूछता है, फिर ध्यान रखिएगा। तो 52वां संविधान संशोधन था ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुई थी, 1985 में। इसमें दल बदल का कानून दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और ये 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया है, तो जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली के कारण इसे राज्य उच्च न्यायालयों की देखरेख और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है, फिर ध्यान रखिएगा। और इसका मूल अधिकार क्षेत्र संघीय मामलों तक ही सीमित है। तो बिल्कुल गलत है, संघीय मामलों तक सीमित नहीं है, फिर ध्यान रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे सही उत्तर पूछ रहा है कि इसका मूल अधिकार संघीय क्षेत्र के मामलों तक ही सीमित है। तो ये भी सही है फ्रेंड्स, क्योंकि मूल अधिकार पूछ रहा है, क्योंकि इसके अधीनस्थ न्यायालय में तो हाई कोर्ट वगैरह है ही, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको लेता है। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में कांड हो गई थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टली आ गए थे। तो इस तरीके से होता है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से संघीय मामले से संबंधित है, जैसे राज्य के बीच विवाद या केंद्र और राज्य के बीच विवाद। हालांकि इसके पास अन्य मामलों में भी मूल अधिकार क्षेत्र है, जैसे कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से जुड़े मामले। ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी 41 का।
नेक्स्ट है प्रोटीन के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो देखना है। तो ये आनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है, तो ये सही है। ये एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करता है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ये मुख्य रूप से कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आपको इसका 3 का आंसर होगा गलत है। ये मुख्य रूप से कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, फिर ध्यान रखिएगा। और ये काम प्रोटीन ने नहीं है। आनुवांशिक सूचना का भंडारण न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए का कार्य है, ना कि प्रोटीन का कार्य है। तो तीसरा तो गलत हो गया, इसमें पहला दूसरा सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मरासमस के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो यह प्रोटीन की अत्यधिक सेवन के कारण होने वाली बीमारी एक स्थिति है, तो बिल्कुल गलत है। प्रोटीन ज़्यादा खाने की वजह से मरासमस नहीं होता है, इनफैक्ट नहीं खाने की वजह से ही होता है। यह मुख्य रूप से कैलोरी और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है, तो ये सही है। इससे शरीर बहुत अधिक मात्रा में तरल पदार्थ जमा हो जाता है और शरीर में सूजन आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पी प्रकार के अर्धचालक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा ऐसे अर्धचालक में त्रिसंयोजक अशुद्धियों को ग्राही के रूप में जाना जाता है, ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्प्रिंट्रॉनिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और इसमें कथन देख लेते हैं 45 का कि यह सूचना प्रसंस्करण के लिए मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की आवेश पर निर्भर करता है, तो ऐसा नहीं है। यह सूचना प्रसंस्करण और भंडारण के लिए इलेक्ट्रॉनों की स्प्रिंट के साथ साथ उनकी आवेश का उपयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यही सही है। नेक्स्ट सर्वेक्षण में थियोडोलाइट का मुख्य कार्य क्या है। तो थियोडोलाइट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण मापता है, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है इसे विद्युत क्षेत्र में रखे गए प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये तो सही है। और दूसरा है जैसे जैसे आप किसी बिंदु आवेश से दूर जाते हैं उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की शक्ति कमजोर होती जाती है तथा दूसरी के वर्ग के साथ यह तीव्रता से घट जाती है, ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कूलम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश के बीच विद्युत बल क्या होता है। तो ये आवेशों के आकार के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वेग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन आंसर को PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप टेस्ट दीजिए पहले और उसके बाद मेरा वीडियो देख करके आप उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आपका सुना हुआ भी चीज़ और बहुत जल्दी एक्सप्रेशन कंप्लीट भी हो जाएगा। तो क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेहनत कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कैनाल किरणें के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धनात्मक किरणें में धनात्मक अवशेष कण होते हैं, तो ये सही है। दूसरा है ये किरणें दाब डाल सकती है और इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होती है, तो ये भी सही है। ये किरणें गैस में आयनीकरण उत्पन्न कर सकती है, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अनुवांशिक पुनर्संयोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो यह अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया के दौरान होता है और इसमें समजातीय गुणों के बीच अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, तो ये तो सही है। और दूसरा यह केवल उन जीवों में होता है, केवल बोल दिया है तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उन जीवों में होता है जो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं तथा अलैंगिक प्रजनन में यह नहीं होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। यह लैंगिक और लैंगिक दोनों में होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से डाउन सिंड्रोम का कारण है। तो डाउन सिंड्रोम का कारण गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि हो जाते हैं, इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, फिर ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
डाउन सिंड्रोम जिसे ट्राइसॉमी 21 के रूप में भी जाना जाता है, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि की उपस्थिति के कारण होता है। इस आनुवंशिक विसंगति के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र की 2 के बजाय कुल 3 प्रतियां होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पादपों में शीर्ष विभाज्योत्य की परिभाषित किया जाता है, को परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है तो इतना नहीं पढ़ते हैं, फिर जो सही आंसर होगा वो मैं बता देती हूँ। तो इसका आंसर है बी, जड़ों और टहनियों के सिरों पर पाए जाने वाले सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिका का एक क्षेत्र जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फाइलम एनेलिडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एनेलिडो में एक खंडित शरीर संरचना होती है जिसमें ये सिलोम शरीर गुहा होती है, तो सही है। और फाइलम एनेलिडा के सभी सदस्य विशेष रूप से असली होते हैं, तो सभी सदस्य नहीं होते, फिर सभी सदस्य नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो जल में भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। जैसे इसमें जोक हो गया, जोक जलीय होता है और एक कई एनेलिडा समुद्री वातावरण में भी पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक श्वसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह रक्त और शरीर के ऊतकों के बीच गैसों के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। तो आंतरिक श्वसन के बारे में तो यही सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। और जो यह फेफड़े और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाह्य श्वसन कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओलिगोसैकेराइड का सही वर्णन करता है? तो ओलिगोसैकेराइड का सही वर्णन कौन सा करता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसका आंसर हो जाएगा सी। ये एक साथ जुड़ी हुई और 3 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयों की छोटी श्रृंखला होती है, उसे ओलिगोसैकेराइड का कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 55 का सी। नेक्स्ट है रफेज जिसे आहार फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस शरीर की आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करना, तो ये तो नहीं है फ्रेंड्स। मल को भारी बनाकर और मल त्याग को आसान बनाकर पाचन में सहायक होता है, तो रफेज उसी के लिए सहायता होता है, इसलिए लोग क्या कहता है? तो ये रफेज या आहार फाइबर मल को भारी बनाकर पाचन में मदद करता है, जिससे मल त्याग में आसान हो जाती है और कब्ज से बचाव होता है। रफेज पादप आधारित भोजन का वह हिस्सा होता है जिसे मानव एंजाइम द्वारा पूरी तरह से पचाया नहीं जा सकता है। आहार फाइबर विभिन्न प्रकार के होते हैं जो शरीर के उन प्रसंस्करण के तरीके को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गठिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इससे गठिया से क्या होता है? तो इससे जोड़ों में सूजन और दर्द हो जाती है, और ये प्राय क्या होता है? तो ये प्राय बुढ़ापा जब आता है ना, तो ये हड्डियां घिस जाती है, इसकी वजह से गठिया रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के कार्य का सबसे बेहतर वर्णन है? कोशिकाओं का कार्य का सबसे बेहतर वर्णन है फ्रेंड्स, तो इसका क्या होगा? तो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो ये सबसे सटीक तो नहीं है। रक्त और ऊतकों के बीच गैस पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान करना है, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, तब दूसरा सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक अर्थात फंगी होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा स्केबीज, एथलीट फूड, गंजापन और दाग, ये सभी क्या होते हैं? तो ये सारे कुछ होते हैं फंगी के कारण, अर्थात कवक के कारण होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि एग्जाम में आपको जो बायोलॉजी सेक्शन होते हैं उसमें से रोग और विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से फर्मीवेयर को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो फर्मीवेयर को सबसे अच्छी तरह परिभाषित ये करता है प्रौद्योगिकी का एक सेट जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एकीकृत करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, कार्यालय में कंप्यूटर वाइड एरिया नेटवर्क वैन का उपयोग करके जुड़े होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि कार्यालय में क्या करते हैं? तो वाइड एरिया नहीं, ये लोकल एरिया काम करता है, तो ध्यान रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है, जिसे
LAA लैंड कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर स्थित कंप्यूटर लोकल एरिया लैन से जुड़े होते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि विभिन्न स्थानों पे वैन से जुड़े होते हैं, ना कि लैन से जुड़े होते हैं। तो इसमें दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डेल्फी, पर्ल, PHP और ECMA स्क्रिप्ट में समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका क्या है, तो ये सभी प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग भाषा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है HYSIS उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह PSLV-C43 मिशन का प्राथमिक उपग्रह है, तो ये सही है और इसका उपयोग दृश्य प्रकाश, निकट अवरक्त और लघु तरंग अवरक्त में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए किया गया है। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है, फिर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछ रहा है कि इसे चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव का अन्वेषण करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। तो बिल्कुल गलत है क्योंकि उत्तरी ध्रुव नहीं है, दक्षिणी ध्रुव में गया है फ्रेंड्स, और इसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग का है, तो ये भी सही है। दूसरा सही था, पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 64 का हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि के पार्श्व लोब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑक्सीटोसिन और एंड्रियायूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन का उत्पादन और स्रावन करता है। तो स्रावन तो करता है फर्स्ट, लेकिन उत्पादन नहीं करता है, तो पहला गलत हो गया। पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोफिसिस के नाम से भी जाना जाता है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। और इसका उत्पादन कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, तो हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस में उत्पादित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये तो सही है। यह केवल अवायवीय श्वसन में मौजूद होता है, तो नहीं फ्रेंड्स, और यह माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज चयापचय के बाद चरणों में शामिल होता है, जैसे कि साइट्रिक एसिड चक्र और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण इत्यादि होता है फ्रेंड्स। तो इसमें पहला तो सही है लेकिन दोनों गलत है। इसका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर सही खोज रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पैराथायराइड हार्मोन PTH का प्राथमिक कार्य है? तो PTH का प्राथमिक कार्य रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करना है, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है? तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित अभिधर्म है और विशुद्धिमग है, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही है। बाकी नैनवार और परिदिष्ट पर्व इत्यादि बौद्ध ग्रंथ से नहीं संबंधित है। नैनवार नैन स्कूल से संबंधित है, ये और दूसरा है परिशिष्ट संबंधित है, जैन धर्म के साहित्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जहांगीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने लिखा है कि उसने आगरा किले में जंजीर-ए-अदालत की स्थापना की थी, तो ये सही है, और उसने अपने स्मरण तुजुक-ए-जहांगीरी तुर्की भाषा में की है। तो तुर्की भाषा में नहीं किया है, फिर ये फारसी भाषा में की है, क्योंकि फारसी भाषा जो मुगल दरबार में जो होता था, मुगल एम्पायर में, तो फारसी भाषा वहाँ का राजकीय भाषा था, तो फारसी भाषा में किए हैं। जहाँ तक अगर पूछ देगा कि तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा है, तो तुजुक-ए-बाबरी जो बाबरी ना 12वीं तुर्की भाषा में है, लेकिन ये तुजुक-ए-जहांगीरी फारसी भाषा में है, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर पहला तो सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उसने स्थानीय अपराधों के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांतों की शुरुआत की है, तो ये तो सही है, और स्थानीय अपराधों के लिए ध्यान रखिएगा, और उन्हें रुपया नामक सिक्का जारी किया और पूरे साम्राज्य में मानकीकृत
मानकीकृत वजन और माप को निर्धारित किया है। उसने कलकत्ता से पेशावर तक एक भव्य ग्रंटक रोड, हम लोग बोलते हैं ग्रंटक रोड का निर्माण किया है। तो ये भी सही था, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभागों का सही क्रम है। तो ये देखना है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता था, सबसे पहले होता था परगना, उसके बाद होता था सरकार, उसके बाद सूबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 71 का आंसर हो जाएगा, 71 का आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और परगना मतलब ये तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होते थे जो मूल रूप से गांवों के एक समूह या राजस्व जिला से मिलाकर बनता था। सरकार यह एक बड़ी प्रशासनिक इकाई होती थी जिसमें कई परगना शामिल होते थे। और सूबा क्या था, तो सूबा सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग होता था और जिसमें कई सरकारें शामिल होती थी। यह एक प्रांत या एक बड़ा क्षेत्र के बराबर होता था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि यह मध्यकालीन भारत का एक मात्र साम्राज्य था जिसमें महिलाओं को राज्य सेवाओं में नियुक्त किया था। तो ये तो सही है। और उन्होंने एक नई स्थापत्य शैली विकसित की जिसे प्रोविडा शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला है कि पी तरंगे केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन पूछता ना, अगर जहाँ पे केवल लगा दिया ना तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि केवल वाला अक्सर वो गलत होता है। तो पी तरंगे केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल गलत है। पी तरंगे क्या करता है, तो पी तरंगे ठोस और तरल और गैस तीनों से होकर गुजरता है। फिर ध्यान रखिएगा, पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, और इस तरंगे क्या करते हैं, तरल से नहीं जा करके वो इस तरंगे सबसे तेज तीव्र भूकंपीय तरंगे होती है और पृथ्वी की आंतरिक परतों से होकर गुजरती है। और इसमें इस तरंगे में क्या, तो सिर्फ तरल से होकर नहीं गुजरती है, सिर्फ ठोस और गैस से इस तरंगे गुजरती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है, धरातलीय तरंगों को सबसे विनाशकारी प्रकार की तरंगे माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला है, स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है जिसमें भंगुर ऊपरी मेटल और क्रस्ट शामिल है। तो ये तो सही है। और स्टेनोस्फीयर पृथ्वी की मेटल की एक गर्म अधिक तरल परत है जो स्थल मंडल के नीचे स्थित है। तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 74 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कार्लेडा ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है। तो ये सही है। और यह तब बनता है जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और यह अंदर की ओर गिर जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह पर एक गड्ढा बन जाता है। फिर ध्यान रखिएगा। तो कार्लेडा ज्वालामुखी, इसका दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार कर दूंगी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेशर निक्षेप को सबसे सही रूप से परिभाषित करता है। तो फ्लेशर निक्षेप के सही परिभाषित है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। यह एक अवसादी निक्षेप जहाँ पानी की गति के कारण नदी के तल या तटीय क्षेत्र में स्वर्ण या रत्न जैसे खनिज जमा हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है मध्य महासागरीय कटक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, हालांकि यह समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। तो ये सही है फ्रेंड्स, और यह उत्तरी अमेरिका प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच एक विचलन सीमा है। तो ये भी सही है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी और नीचे दक्षिणी अमेरिका है फ्रेंड्स। यहाँ पे यूरोप और यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे ये चीज पाया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है विशिष्ट गुरुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विशिष्ट गुरुत्व का क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका होता है किसी पदार्थ के घनत्व का जल के घनत्व के अनुपात। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? तो अगर आपको इसका डेट याद नहीं रहेगा तो आप ये नहीं बना पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये फैक्चुअल है। तो फैक्चुअल के लिए कभी कुछ क्या होता है ना, हमें कुछ ऐड कर लेना चाहिए। तो बिहार में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन, तो सहभागिता मतलब 7 ऐसे करके याद कर लेंगे। तो 1997 में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन स्थापित किया गया था बिहार में, ध्यान रखिएगा। 89 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुंगेर में बिहार योग विद्यालय की स्थापना किसने की है? तो कहाँ? तो बिहार योग विद्यालय की स्थापना मुंगेर में हुआ है, और किसने स्थापित किया है? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। सहजानंद सरस्वती नहीं है फ्रेंड्स, सत्यानंद सरस्वती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 1950 में ऋषिकेश में योग वेदांत वन अकादमी के संस्थापक श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती ने योग के लिए एक समर्पित संस्था की कल्पना की थी। उनके शिष्य श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1963 में मुंगेर में बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना करके इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया था, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बिहार में पुनपुन नदी की वैकल्पिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीकट और बामागढ़ी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और फल्गु, तो फल्गु उनकी सहायक नदी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है तिलक स्वराज कोष के माध्यम से असहयोग आंदोलन के लिए बिहार में कितनी धनराशि जुटाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, और 1 अगस्त 1920 को ही स्वराज तिलक जो थे जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी डेथ हो गई थी फ्रेंड्स। इसी की वजह से वहाँ पे तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था। उसमें बिहार में 7.5 लाख रुपए दान किया गया था, धन जुटाई गई थी, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ मध्यकाल में ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो सूरजगढ़ का युद्ध आपको याद होगा कि सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में शेर खान जो शेरशाह से हैं, जो शेर खान और लोहानी सरदारों और बंगाल के महमूद शाह की संयुक्त सेना पर सूरजगढ़ में अचानक हमला कर दिया गया था, और उसी युद्ध की वजह से ये प्रचलित हुआ था सूरजगढ़ का युद्ध, और शेरशाह जीत गया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। शेरशाह सूरी और लोहानी पठान के बीच युद्ध का कारण था सूरजगढ़ की लड़ाई, और ये 1534 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो शिवहर में बिल्कुल नहीं, ये सिवान में ये भी नहीं, वैशाली में ये भी नहीं। तेलहर जलप्रपात कैमूर में है, फिर ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर जलप्रपात आपको दक्षिण बिहार में ही मिलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सारे उत्तर बिहार की जगह ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसलिए आप ऐसे भी आराम से उसको निकाल सकते हैं। और इसमें बिहार स्पेशल में फ्रेंड्स बिहार तथ्य संग्रह जो एडिटोरिया का है, और महेश कुमार बर्नवाल और CME का करके जो एटलस आता था बिहार एटलस, उसको इंक्लूड करके मैं एटलस भी डाल दी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इम्तियाज अहमद का MCQ बुक भी मैं उसका पूरा करवा दूँगी। और साथ साथ फ्रेंड्स एडिटोरिया का बिहार जी के जो 51 सेट आया है, जो एक सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, वो मैंने करवा रखी हूँ फ्रेंड्स। उसमें 17 सेट में करवा दी हूँ, और आगे भी मैं करवा दूंगी। टाइम कभी कभी है, इसकी वजह से मैं पूरा नहीं करवा रही हूँ, तो जा करके प्लेलिस्ट में जरूर देखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट राजा बृहदत्त को हराने के बाद बिंबिसार ने किस राज पे कब्जा किया था? तो जो ब्रह्मदत्त थे ना, वो अंग महाजनपद के राजा थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ब्रह्मदत्त को हरा के अंग को जीत लिए थे, कौन? तो बिंबिसार।
नेक्स्ट है प्राचीन बिहार में कौन सा राज रथ, मुशल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो ये अजात शत्रु जानते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये कब युद्ध किए थे? तो ये वैशाली का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें ये यूज किए थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस शासक ने अवंती के प्रधोत वंश को पराजित किया था? तो अवंती के प्रधोत वंश को पराजित शिशुनाग किए थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिशुनाग किए थे अवंती के प्रधोत वंश को पराजित, क्योंकि ये इनसे बिंबिसार से भी नहीं हुआ था और कालाशोका बिंबिसार से भी नहीं हुआ था, अजातशत्रु से भी नहीं हुआ था, क्योंकि अजातशत्रु ही अवंती के जो प्रधोत वंश थे ना, उनसे बचने के लिए राजगीर में किले का निर्माण किया था। ये आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 87 का आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 88 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में काले बेसाल्ट पत्थर और कांस्य मूर्तियां की उन्नत शैली निम्नलिखित में से किस काल के दौरान विकसित हुआ था? तो ये पाल काल के दौरान हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और ये मेंस में भी पाल स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट मौर्य काल में परिघ कर क्या है? तो परिघ कर एक एकाधिकार कर है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अपने लेखन में मेगास्थनीज ने भगवान शिव का उल्लेख किस प्रकार से किया है? तो ये डायोनिसिस के नाम से किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और डायोनिसिस के नाम से इसलिए किया है कि वहाँ पे जो मेगास्थनीज जो कहाँ से आए थे? तो ये यहाँ पे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने लेखों में भगवान शिव को डायोनिसिस कहा था, जो भारतीय देवता और शराब और मौज मस्ती की यूनानी देवता के बीच समानताएं दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वे मिथिला के एक प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे जो शंकराचार्य के समकालीन थे। उन्होंने मीमांसा पे महत्वपूर्ण रचना लिखी है, जिसमें चिंतन विधि विवेक और भावना विवेक शामिल है। तो ये पुस्तक किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मिश्री। तो ये मदन मिश्री नहीं है फ्रेंड्स, ये मंडन मिश्री है, ध्यान रखिएगा, मंडन यहाँ पे मंडन होना चाहिए था, मंडन मिश्री है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है मनेर में शाह दौलत का मकबरा निम्नलिखित में से किस बिहार के गवर्नर शासन ने बनाया था? तो इब्राहिम खान बनाए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस कुषाण शासक ने बिहार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? तो भीम किस किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 94 का भीमकेटफिशस ए। ऐसे तो आपके दिमाग में आए हुए कनिष्क की हैं, तो भीमकेटफिशस के बाद ही कनिष्क आए थे फ्रेंड्स, और उससे पहले भीमकेटफिशस बिहार तक आ चुके थे, कुछ जगह पे वो जीत भी चुके थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पाटलिपुत्र पर यूनानियों का आक्रमण किस शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुआ था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तो 95 का आंसर हो जाएगा डी। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में किसमें मिलता है? तो गार्गी संहिता के अनुसार पता चलता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वैशाली मुहरों में से कुमारामत्य कहा गया है, तो कुमारामत्य घटोत्कच को कहा गया है फ्रेंड्स, और घटोत्कच कौन थे? तो माफ कीजिएगा, गुप्त वंश के राजा थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हालांकि ज्यादा प्रचलित नहीं थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? तो देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की पुस्तक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ए। ठीक है, मुंदर राक्षस भी उन्हीं का पुस्तक का नाम है फ्रेंड, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है गुप्त वंश के दौरान तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का गवर्नर कौन था? तो गुप्त वंश के बारे में बोल रहा है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद गुप्त, ध्यान रखेंगे। नन्यदेव और हरि सिंह देव ये कर्नाटक वंश से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और श्रीगुप्त क्या थे? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक ही थे, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा गोविंद गुप्त। नेक्स्ट है गुप्त वंश के अधीन सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो उसके था भुक्ति, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 99 का आंसर हो जाएगा ए, भुक्ति था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब भुक्ति क्या होती है? तो भुक्ति गुप्त साम्राज्य के प्रांतों का नाम था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और विषय, तो गुप्त वंश के साम्राज्य के जिलों का नाम विषय था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश में सबसे छोटे क्या होते थे? तो उसे ग्राम कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
तजकीरा, मलकुजात और मकतूबात शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सूफी साहित्य है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। बात मतलब हम बात करते हैं, बात करते हैं तो क्या होता है, साहित्य होता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे सूफी साहित्य है। 100 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में बिहार के ऐतिहासिक स्मारक और शिलालेख पे एक रिपोर्ट तैयार किया है? तो ये बुकानन किए हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी बुकानन थे, उन्होंने ही बिहार के बारे में रिपोर्ट जारी किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत शासक ने बोधीबून शिलालेख जारी किया है? तो बोधीबून MBT के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में बोधगया में चतुर्मुखी महादेव की प्रतिमा स्थापित हुई है? तो चतुर्मुखी महादेव की प्रतिमा धर्मपाल के द्वारा हुआ है। फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा सही कथन। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना पहला प्रयास डॉक्टर VKRV राव ने 1867 to 68 में किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय की पहली वैज्ञानिक गणना दादा भाई नौरोजी ने 1931-32 में की थी। तो ये भी गलत है। यहाँ पे क्या किया है, तो पहला दोनों सही है, लेकिन जो डेट दिया है ना, डेट को इंटरचेंज कर दिया है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर VKRV राव जो थे ना, जो 1931-32 में किए थे, जबकि दादा भाई नौरोजी ने 1867 to 68 किए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों कथन गलत है। इसका आंसर क्या होगा, डी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और प्लीज आप कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरीके से अब BPSC में पूछ लेता है। नेक्स्ट है, सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन को चुनना है। तो सतत विकास के सबसे व्यापक रूप से उद्धृत परिभाषा वुडलैंड रिपोर्ट से ली गई है। तो ये तो सही है, और यह वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्राकृतिक उत्पादित और सामाजिक पूंजी के प्रबंधन के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण पर जोर देता है। तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास एक रूढ़िवादी अवधारणा है और यह किसी राष्ट्र के उत्पादन के वास्तविक स्तर में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये तो गलत है। और दूसरा है कि आर्थिक समृद्धि तुलनात्मक रूप से एक मानक अवधारणा है जो यह जीवन स्तर में वृद्धि के साथ आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। इसमें गलत कथन ही पूछ रहा था फ्रेंड्स, इसमें दोनों कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आर्थिक समृद्धि समय के साथ किसी देश के उत्पादन में वृद्धि का मात्रात्मक माप है, जिसे आमतौर पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता के विस्तार पर केंद्रित है। दूसरा है, आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बुलाक कैपिटल्स शब्द निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा गढ़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डैनियल थॉर्नर द्वारा। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा डैनियल थॉर्नर, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और इसमें शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस्तेमाल भारतीय किसान के एक वर्ग के वर्णन किया गया है। भारतीय किसान के एक वर्ग जिसमें बैल होते हैं, उनका जो मूल्य होते हैं ना, वो बैल होते हैं। तो इसके लिए बुलाक कैपिटलिस्ट का शब्द दिया गया है। ठीक है, ध्यान है। नेक्स्ट है, क्राउन रूट आरंभिक चरण निम्नलिखित में से किस फसल की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण चरण है? तो ये गेहूं से है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी संवर्धनकारी तकनीकी प्रगति का सबसे अच्छा उदाहरण है? इसमें सबसे अच्छा उदाहरण पूछ रहा है, तो 9 का आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन में लकड़ी के हल के स्थान पर स्टील का हल यूज करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है अभिकथन है तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण विशेष रूप से भारी और बुनियादी उद्योगों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें होगा कि इसी के वजह से तीसरे पंचवर्षीय योजना में कृषि नकारात्मक हुआ था, क्योंकि लोग उद्योग पे ज़्यादा फोकस करने लगे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो 10 का आंसर 110 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन चुनना है। तो चीन दुनिया में आम उत्पादन में अग्रणी है, तो ये बिल्कुल गलत है। चीन नहीं है फ्रेंड्स, ये भारत है आम उत्पादन में सबसे अग्रणी, और भारत में अल्फांसो आम उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह अधिनियम कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी का 85% और शहरी आबादी का 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये तो पूरा तो सही था, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 85 न होकर के 75% था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरा है कि राशन कार्ड जारी करने के लिए घर की सबसे बड़ी महिला 18 वर्ष या उससे अधिक घर की मुखिया होती है, तो ये भी सही है, ये सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ग्रामीण आबादी में 75% और शहरी आबादी में 50%, यही ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल है? तो गाय की नस्ल लाल सिंधी है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, लाल सिंधी गाय की नस्ल है। जबकि जामुनी पारी कौन सा है फ्रेंड? तो जामुनी पारी आपका भदावरी भैंस का है फ्रेंड, भदावरी भैंस का है। थार पाकर गाय की एक नस्ल है, ठीक है। लाल सिंधी भी गाय की नस्ल है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना का मॉडल नाबार्ड द्वारा किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 114 का आंसर हो जाएगा डी, आर.वी. गुप्ता समिति। ध्यान रखिएगा, आर.वी. गुप्ता समिति के समय किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना मॉडल को नाबार्ड द्वारा समिति की सिफारिश पे तैयार की गई है, ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ है फ्रेंड्स? तो ये 1998 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दीपक पारेख समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दीपक पारेख समिति बुनियादी ढांचा का वित्त पोषण से है, ध्यान रखिएगा। और ये 2007 में इसका प्रस्तुत किए, 2007 में क्या किए थे? तो ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, और इनको गठन किया गया था 2006 में ही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के किस विदेशी बैंक से 100 टन सोना अपने घरेलू भंडार में स्थानांतरित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैंक ऑफ इंग्लैंड से, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस आंतरिक संगठन ने प्रवाह नामक कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है, संगठन, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसरो द्वारा किया गया फ्रेंड्स प्रवाह को। नेक्स्ट रुद्रम 2 मिसाइल निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक मिसाइल है, तो ये सही है। यह सतह से हवा में मार करने वाली है, ये ही गलती हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे। रुद्रम M2 सतह से हवा नहीं, हवा से सतह है, ठीक है, हवा से सतह पे आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा पहला सही है, दूसरा गलत है। 118 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। यहाँ पे समाचार स्थान है और ये राज्य है। तो लिपा घाटी कहाँ? तो लिपा घाटी अरुणाचल प्रदेश में, तो ये गलत है फ्रेंड्स, लिपा घाटी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो POK में है, POK मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में है। नेक्स्ट है ज्ञान गंगा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है, तो ये तो सही है। और हाफलोंग असम में है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला गलत है।
नेक्स्ट है वैश्विक मृदा भागीदारी जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जीपीएस की 12वीं पूर्ण बैठक खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आयोजित की गई है, तो ये तो सही है। और इसने दुनिया भर में 2030 तक मृदा स्वास्थ्य में कम से कम 50% सुधार करने का संकल्प लिया है, तो ये भी सही है। और इससे स्थापना 2012 में हुई थी, तो ये भी सही है। फिर इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें से कोई भी सही, इसमें लिखा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सभी सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में खोजी गई पैरा ट्रेचिना नीला किस प्रजाति का है, तो चींटी का है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ना 120 का ऑप्शन में सर के जो आंसर शीट है उसमें ऑप्शन बी दिया गया है कि बी गलत है, लेकिन जब भी आप नेट पे भी सर्च करेंगे या फिर इसका ही आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना तो ऑप्शन डी आएगा, मतलब इसमें सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ये हमने देख लिया था पैरा ट्रेचिना नीला किस प्रजाति का है, तो चींटी प्रजाति का है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक AGM किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी, तो 2025 में ये भारत द्वारा की जाएगी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये तीसरी बार होगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मई 2024 में भारत सरकार ने किस देश को तत्काल सहायता के लिए $1 मिलियन दिया गया है, तो ये पपुआ न्यू गिनी को दिया गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में प्रेस्टन वक्र देखा गया है, यह दर्शाता है किसे, तो यह किसी देश के जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के बीच का संबंध को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए। नेक्स्ट है कोलंबो प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो यह भारत में 2024 से 26 की कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है, तो ये तो सही है। और यह विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान का मंच का प्रदान करता है, तो ये भी सही है। और कोलंबो प्रक्रिया में एशिया की 12 सदस्य राष्ट्र है, तो ये भी सही है। 125 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें तीनों कथन सही है फ्रेंड्स, और सही कथन ही चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किसके इलाज के लिए हाइड्रोक्सीयूरिया का मौखिक निर्माण उपलब्ध कराने की मांग की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकल सेल रोग के लिए, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 126 का सी। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इस रिपोर्ट में पाया गया है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पहले की तुलना में अधिक गिर गया है। ठीक है, दूसरा EPI रिपोर्ट 2022 की तुलना में 2024 में भारत का स्कोर खराब है, तो ये तो सही है। और EPI रिपोर्ट 2005 से प्रतिवर्ष प्रस्ताव प्रकाशित किया जा रहा है, तो ये भी सही है। इसमें गलत कौन है, तो ये पहला गलत है फ्रेंड्स। इस रिपोर्ट में पाया गया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पहले की तुलना में अधिक गिर गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि कोई लिमिटेड जगह पे ही गिरा है, हर जगह पे नहीं गिरा है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला गलत है। 127 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गलत ही कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट हाल ही में समाचारों में आए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पूछ रहा है कि यह सऊदी अरब द्वारा शुरू किया गया एक दीर्घकालीन निवास है, तो ये गलत है, सऊदी अरब नहीं, ये UAE द्वारा किया गया है। दूसरा, यह वीजा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने समुद्री व्यापार और वाणिज्य में अपने देश के आर्थिक विकास के लिए असाधारण योगदान और प्रयासों का प्रदर्शन करा है, तो ये भी गलत है। फिर समुद्री जरूरी नहीं है कि ब्लू है तो समुद्री ही होना चाहिए, ये पर्यावरण से संबंधित है, फिर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा को मंजूरी दिया है, और कौन, तो ये UAE किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है ब्लॉक आउट 2024 समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये गाजा में इजराइल की कार्रवाई से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से एक पहल उम्मीद निकेतन उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीता चौधरी, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है साइकेडेलिक दवाओं में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दवाएं क्या हैं? तो सही कथन चुनना है। ये दवाएं आपकी धारण और सोचने के तरीकों को प्रभावित कर सकता है और इसके सेवन में रक्तचाप, हृदय गति बढ़ जाती है तथा पुतलियां फैल जाती है। तो इसमें दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है? तो रामचरितमानस को तो किया गया है, पंचतंत्र को भी किया गया, हृदय लोकन इसको भी किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसको नहीं किया गया। और ये पूछ रहा था किसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो शकुंतला को शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 113 का आंसर हो जाएगा ए। 113 नहीं 133 है, माफ कीजिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में चल रही खदानों को बंद करने का आदेश दिया है। यह बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित में स्थित है? तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा 34 का आंसर बी। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया मेईतेई संगोल एक क्या है? तो ये घोड़े की नस्ल है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मध्य भारत पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य एशिया अरबी खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। IMEC भारत की राष्ट्रीय रसद नीति 2022 को बढ़ावा देगा। तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिम्स्टेक का पहला चार्टर लागू हुआ है। निम्नलिखित इस संगठन के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिम्स्टेक ना नई दिल्ली घोषणा पत्र पर नहीं हुआ था, ये बैंकॉक पे हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, तो ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 37 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? तो ये भारत की सैनिक विरासत की खोज से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह RBI अधिनियम 1934 के तहत किए जाने वाले जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए एक पद्धति प्रदान करता है। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1919 में बिमल जलान समिति की सिफारिश के पर आधार बनाया है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर उपयुक्त में से कितनी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के लिए प्रमुख संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी। ठीक है, अभी अब क्या है कि ये क्वेश्चन मैथ का है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो आप जरूर मैथ बनाइएगा। इसमें से इसका मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं बता देती हूँ, आप बना लीजिएगा। 65 है और ये बहुत इसमें रीजनिंग और मैथ होता है फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन रहता है, तो आप जरूर बनाएंगे फ्रेंड्स। ये बहुत इजी होता है। हाँ, कोई क्वेश्चन 10 में आप तो 8 तो सही कर ही सकते हैं, ये भी इजी है, ध्यान रखेंगे, सारे कुछ इजी है। ठीक है, 44 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ये इसका भी कर लीजिएगा। 15 × 30 क्या हो जाएगा 450, इसी में 18 × 36 हो जाएगा इतना, और इसमें कितना इसी तरीके से निर्भर है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी बहुत इजी है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। 46 का क्या था? तो 46 का आंसर था
46 का आंसर था फ्रेंड्स इसका ए था, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आपको आंसर बता देती हूँ, 1306 होना चाहिए, ठीक है। मेरा तो 1306 आया था, नहीं 1309 होगा, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 1309। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर है बी, और 49 का आंसर है ए। 49 का आंसर ए नहीं होगा, बी होगा, फिर ध्यान रखिएगा। 49 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 49 का आंसर है बी, और 50 का आंसर हो जाएगा ए। आप बना लेंगे क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ध्यान से छोड़ दिया है, आप एक बार वीडियो को रोक लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर सपोर्ट मुझे करना चाहते हैं तो मैं पेड ग्रुप तो नहीं लाना चाहूँगी, हाँ आप ज्वाइन करके या फिर थैंक्स सुपर थैंक्स दे करके आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।